नमस्कार। आओ हिंदी पढ़े में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 11वीं की पुस्तक वितान भाग 1 का तीसरा पाठ आलो आंधारी, जो बेबी हालदार द्वारा रचित है और वे घरेलू कार्यकर्ता थे और उन्होंने इसमें अपनी आत्मकथा लिखी है। ये आत्मकथा उन्होंने बंगाली भाषा में लिखी है और बाद में ये 13 विदेशी भाषाओं सहित 21 भाषाओं में उनका अनुवाद किया गया है। आइए सबसे पहले हम बेबी हालदार के जीवन परिचय को देखते हैं। बेबी हालदार का जन्म कश्मीर में हुआ था। जब ये 4 साल की थी तो इनकी माता ने इनको छोड़ दिया था, क्योंकि इनके पिता शराबी थे, तो इसी कारण उनकी माँ को इनको छोड़ना पड़ा। और उसके पश्चात इनकी सौतेली माँ ने इनको पाला पोसा। कुछ समय तक ये पश्चिम बंगाल में दुर्गपुर तक रही और इनकी पढ़ाई रुक रुक कर 6वीं तक रही। जब ये 12 वर्ष की थी तब इनके पिता ने इनकी शादी इनसे दुगनी उम्र के आदमी से कर दी और इनका वैवाहिक जीवन भी ठीक नहीं रहा और 13 साल की उम्र में इन्होंने पहले बच्चे को जन्म दिया और उसके बाद लगातार 2 बच्चे हुए, जिसमें 2 लड़के और 1 लड़की थी। इनके साथ आए दिन घरेलू हिंसा होती थी, तो इसीलिए 1999 में इन्होंने 25 साल की उम्र में घरेलू हिंसा होने के कारण अपने पति को छोड़कर ये दिल्ली आ गए और वहाँ ये घरों में काम करने लगे थे। और घरों में काम करते हुए इन्होंने जो घरेलू नौकरों जो समस्याएं होती हैं उनको देखा और घरों में काम करते करते इन्होंने आलो आंधारी की रचना की। अब हम आलो आंधारी, जो इनकी अपनी आत्मकथा है, जिसमें इन्होंने कई सामाजिक समस्याओं को उठाया है अपनी निजी समस्या के साथ साथ। इसमें इन्होंने अपनी आप बीती सुनाई है और इसके अनुवादक रहे हैं प्रमोद कुमार, जिन्होंने इनकी प्रत्येक बात को जिन्होंने अपनी आत्मकथा के रूप में लिखी थी वो उसमें लिखी हैं। तो अब आइए देखते हैं बेबी हालदार द्वारा रचित आलो आंधारी पाठ का। आलो आंधारी पाठ में लेखिका बेबी हालदार अपने बारे में बताते हुए कहती हैं कि वे किराए के घर में रहती थी। उसके पास उस समय कोई भी काम नहीं था, तो वो दिन भर अपने बच्चों के बारे में सोचती रहती थी कि वे कैसे उन्हें खिलाएगी, कैसे पालेगी पोसेगी। वो काम ढूंढने के लिए एक घर से दूसरे घर जाती। वो हमेशा इस चिंता में रहती कि कैसे महीने ख़त्म होने के बाद घर का किराया देगी। काम के साथ वो अपने लिए सस्ता घर भी ढूंढ रही थी, पर काफ़ी समय होने के बाद भी उन्हें काम नहीं मिल पा रहा था। क्योंकि लेखिका अपने बच्चों के साथ अकेली रहती थी, इस कारण सभी उनसे उनके पति के बारे में सवाल करते रहते थे, जिस कारण उन्हें उन लोगों के पास खड़े होने की बिल्कुल भी इच्छा नहीं होती जो उनसे ऐसी बातें करते थे। उसी समय अपने बच्चों को लेकर वह काम की तलाश में निकल जाती। जब वो काम से लौटती तो पड़ोस की औरतें आपस में इकट्ठे होकर से बात करती कि कुछ काम मिला, और उसका मुंह उसके हाव भाव को देखकर समझ जाती कि काम नहीं मिला, और फिर थोड़ी सी उसे तसल्ली देती और इधर उधर ढूंढने में से ऐसे ही लगी रहो और इधर उधर ढूंढने से काम मिल जाएगा। लेखिका का एक जान पहचान का लड़का था जिसका नाम था सुनील, और उसने भी लेखिका ने अपने लिए काम ढूंढने को बोल रखा था। एक दिन वो लेखिका अर्थात बेबी हालदार के पास आया और बोला, काम मिला? लेखिका ने जवाब दिया, नहीं, अभी तक नहीं मिला है। फिर सुनील ने उसे एक साहब के घर ले गया ताकि वो खुद ही उनसे काम की बात कर ले।
साहब ने कहा, यहाँ जो काम करती है उसे मैं 800 रुपये प्रति महीना देता हूँ। तुम्हारे पैसों के बारे में मैं तुम्हारा काम देकर बताऊंगा। बीबी सुबह 6 से 7 बजे तक आने का समय साहब को बताती है। अगले दिन जब बीबी काम करने साहब के घर जाती है तो दूर से ही 35 से 40 वर्ष की एक विधवा को उसी घर में काम के लिए जाते देखती है। साहब बाहर पेड़ों में पानी दे रहे थे। लेखिका को देखती हुई ही वह अंदर गए और उस औरत से साफ साफ बात करके उसे काम से निकाल दिया। वह औरत भी बंगाली थी। बाहर आने के बाद वो औरत लेखिका को गालियाँ देने लगी। लेखिका उस औरत से कहती है कि मुझे नहीं मालूम था कि यहाँ कोई काम करता है, वरना मैं नहीं आती। साहब लेखिका को अंदर बुलाकर उनके काम में बारे में समझा देते हैं। उनका काम देखकर सभी हैरान रह जाते हैं। बातों बातों में जब साहब को पता चला कि लेखिका अपने बच्चों को पढ़ाना तो चाहती है पर पढ़ा नहीं पा रही, तो साहब ने लेखिका को अपने बच्चों को लेकर आने को कहा ताकि वहाँ नज़दीक में जो गवर्नमेंट स्कूल में उसका नाम लिखवा सके। लेखिका का इतने में कोई गुजारा नहीं होने वाला था। घर का किराया, बच्चों का पालना पोसना इतना आसान नहीं था, इसीलिए वो और भी काम करना चाहती थी। तो उन्होंने साहब को बोल रखा था कि किसी के घर काम करने की ज़रूरत हो तो मुझे बता दें। लेखिका कहती है कि साहब कभी बर्तन पोंछते नजर आते तो कभी जाले साफ करते। जब वे उनसे पूछती कि आपको क्या ज़रूरत है ये करने की, तो वे बात को टाल देते थे। शायद साहब उन्हें देखकर यह सोचा करते थे कि इस बेचारे को किस बात की सज़ा मिल रही है, अपने बच्चों के साथ अकेले रहने के लिए क्यों ये इतनी बाध्य होना पड़ा। आगे लेखिका साहब को अपनी दिनचर्या बताती है कि वह कैसे घर जाकर अपना काम करते और कितना व्यस्त रहती हैं। साहब उनके परेशानी को समझते हुए उसकी सहायता करने की इच्छा जाहिर करते हैं और कहते हैं कि तुम मुझे अपना बाप, भाई, माँ, सखा सब कुछ मान सकती हो। कोई भी बात तुम मुझे बिना संकोच कह सकती हो। एक दिन साहब, जिसे वो तातुश कहने लगी थी, तो लेखिका से उनके पढ़ाई लिखाई के बारे में पूछने लगे। तो वे जवाब देती है कि वह 6ठी 7वीं तक पढ़ी है। साहब उन्हें अपने पुस्तक को पढ़ने की आज्ञा दे देते हैं। धीरे धीरे पुस्तक पढ़ने में लेखिका माहिर हो जाती है और एक दिन तातुश उन्हें एक पेन और कॉपी देकर उनसे खाली समय में उसके जीवन की पुरानी बातें याद करके लिखने को कहते हैं। धीरे धीरे रोज उसमें लिखने लग जाती है। प्रतिदिन वह उसमें कुछ ना कुछ लिखती रहती है। क्योंकि लेखिका अकेली अपने बच्चों के साथ रहती थी, तो आस पड़ोस के लोग आने जाने वाले जब वहाँ से निकलती थी गली से या चौराहे से, तो उसके साथ छेड़छाड़ किया करते और तरह तरह की उसके फप्तियाँ कसते थे। पर तातुश के घर उसको इतना प्रेम मिला कि वो सारी परेशानियाँ भूल जाती थी। एक दिन लेखिका जिस घर में रहती थी, तो उसी घर का मकान मालिक का जो बेटा था, जो आवारा किस्म का था, जब वह आती है तो घर के दरवाजे पर बैठ जाता है और बैठने के पश्चात वह इधर उधर की बात करता है और धीरे धीरे वह उससे ऐसी बातें करने लग जाता है जिसको सुनने से उसको शर्म आने लग जाती थी। क्योंकि वह दरवाजे के पास बैठा था, ना तो बाहर जा सकती थी और वो उसकी बातें सुनकर भी नहीं रह पा रही थी। तो इसीलिए उसने इस घर को छोड़ने की सोच लिया था कि आज तो यह ऐसे आ रहा है तो कल न जाने वो क्या कर सकता है। और जब अगले दिन वो आती है तो अचानक उसी घर को तोड़कर सारा सामान फेंक दिया जाता है, जिससे वो सोचने लगी कि अब अचानक से अपने बच्चों को लेकर कहाँ जाऊँ। उसकी मदद के लिए अब कोई नहीं था, ना उसके घर परिवार वाले थे ना और कोई, और अचानक से उसे नया घर मिलना भी संभव नहीं था। जब लेखिका ने सारी बात तातुश को बताई तो उन्होंने उसे तुरंत सारा सामान लेकर घर आने को कहा। फिर उसे जो उनके ऊपर का एक कमरा था उसमें सामान रखने के लिए दे दिया, जिसमें उसने आकर अपना सारा सामान जमा कर दिया। तातुश उसे अपनी बेटी की तरह मानने
लगे थे। कभी वो बीमार पड़ती तो उन्हें बहुत फिक्र हो जाती, खुद दवा लेकर आते और समय पर दवा देते थे। आगे लेखिका बताती है कि 2 महीने से अधिक हो गए थे और उन्हें उसके बेटे की कोई खोज खबर नहीं थी। तो जो बड़ा बेटा था वो ये तक नहीं जानती थी उसका बड़ा बेटा कहाँ रहता है। तातुश के बड़े प्रयत्नों के बाद जब उसको पता चला तो वो अपने बेटे से एक दिन मिलने गई। उसके बाद तातुश ये चाहते थे कि वो उसके लिए काम इधर ही ढूंढे ताकि वो आगे की पढ़ाई भी कर सके और फिर नया काम सीख सके। फिर कुछ दिनों के पश्चात ऐसा ही घर तातुश ने ढूंढ कर उसके काम पर लगा दिया था। वैसे लेखिका जल्दी किसी से घुलती मिलती नहीं थी, पर एक दिन पार्क में घूमते उसकी मुलाकात स्निति नाम की 20-22 वर्षीय लड़की से हुई। वो भी बंगाली थी। वो उससे घुलने लगी थी, पर बहुत ही जल्द स्निति चली गई, जिससे लेखिका का मन भी पार्क में नहीं लगने लगा और वहाँ जाना छोड़कर वह फिर से पढ़ने लिखने लग गई थी। अब तक जिसने जितना भी लिखा था तातुश ने उसकी फ़ोटोकॉपी करवाकर अपने एक दोस्त के पास कोलकाता भेज दिया था। एक दिन तातुश लेखिका के लिए लिखी गई अपने दोस्त की चिट्ठी लेकर आते हैं, उसको पढ़कर सुनाते हैं। उसमें उनकी लेखनी को लेकर खूब प्रशंसा की गई थी और उसे किसी पत्रिका में छापने की बात कही थी। तातुश के वो मित्र अक्सर पत्र के माध्यम से लेखिका का हौसला बढ़ाया करते थे और उसकी लेखनी की सराहना करते थे। लेखिका बताती है कि एक दिन जब उनके बाबा घर आए, उनसे बातों बातों में पता चला कि उनकी जो सौतेली माँ है उनकी मृत्यु हो गई है। वे बताते हैं हुए बाबा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। बाबा घर जाते वक्त बिल्कुल निश्चिंत हो जाते हैं, क्योंकि वे जान चुके हैं कि इस घर जैसी इज्जत उसकी बेटी को और कोई नहीं मिल सकती। और इसके बाद वे अक्सर अपनी बेटी से फ़ोन पर बातचीत कर उसका हालचाल पूछते थे। जब उसके पिता को पता चला कि वो लिखने लगी है और उसकी जो कथा जो लिख रही है वो छपने के लिए तैयार है, तो काफ़ी खुश हो जाते हैं। एक वक्त ऐसा आता है कि वो अपने बच्चों की पढ़ाई लिखाई में इतनी व्यस्त हो जाती है कि उसे आभास ही नहीं होता कि वे उस सब कुछ भूल रही हैं। अब वह अपना अधिकतर समय बच्चों की पढ़ाई में लगा देती थी, खाना खिलाने बनाने लगा देती थी, अपनी मनपसंद की उपन्यास, कहानी, कविता अखबार में लगातार पढ़ती रहती थी। एक दिन पड़ोस का लड़का हाथ में एक पैकेट लिए दरवाजे पर खड़ा था। उसे लेकर वह चाय बनाने चली गई थी। चाय बनाते बनाते जब वह पैकेट खोलती है तो देखती कि पैकेट में एक पत्रिका है। जब वह उसे देखने लगी तो देखती कि उसमें एक जगह उसका नाम छिपा है। आश्चर्य से उसे देखने लगी। उसमें लिखा था आलो आंधारी बेबी हालदार। खुशी से उसका मन खुश हो जाता और वह अपने बच्चों को दिखाने लग जाती है। उसकी बेटी ने उसका नाम उसमें पढ़कर सुनाया और कहा, माँ इस किताब में तो तुम्हारा नाम लिखा, और वे हंसने लगे। उनका हंसता चेहरा देखकर लेखिका का मन बहुत खुश हो जाता और अपने बच्चों को गले लगा लेती है। फिर अचानक जैसे उसे कुछ याद आया तो वो उनसे हटी और भाग कर तातुश के पास गए, उनके पैर छू लिए और उन्होंने इसको आशीर्वाद दिया। तो ये था बेबी हाल द्वारा रचित पाठ आलो आंधारी का सारांश। अब हम अगली वीडियो में बेबी हालदार द्वारा रचित आलो आंधारी पाठ की व्याख्या करेंगे और उसके पश्चात उसके प्रश्नोत्तर।